हे एवरीवन, सो वेलकम बैक टू अ डेली डोज सीरीज। और आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है अपना सेबी की अमेंडमेंट्स अप टू जो कि अपने मई 30 अप्रैल तक जितनी भी अमेंडमेंट्स है जो कि नवंबर 2020 एग्जामिनेशन के लिए एप्लीकेबल है, वो सारे के सारे अमेंडमेंट्स हम कर लेंगे। अमेंडमेंट से पहले पूरा का पूरा सेबी का रिवीजन वीडियो हमने दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वो देख लीजिए। करीबन 6 वीडियोस है, 20 से 10 से 15 मिनट की वीडियोस है हर कोई 10 है, कोई 20 है, कोई 25 है। तो आप देख लीजिए पूरा का पूरा सेबी, वो भी इंस्टीट्यूट के मटेरियल से हमने वहाँ पे इनकॉर्पोरेट किया हुआ है। तो बिना टाइम वेस्ट करे आज की जो अमेंडमेंट्स अपना स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा कोई मेजर अमेंडमेंट बोल के नहीं है, तो फटाफट देख लेते हैं अमेंडमेंट्स को। सबसे पहला जो अमेंडमेंट है, अगर आपने पहले तो आप देखो मेन आपका क्या रहता है, पहले तो आप वो वीडियोस देख लो, ठीक है? उसके बाद अमेंडमेंट देखना, नहीं तो लिंक नहीं कर पाओगे। तो सेक्शन 11 में एक छोटा सा अमेंडमेंट है जो कि बात करता है पावर एंड फंक्शन ऑफ सेबी। ये अपना सबसेक्शन 1 है, ये अपना सबसेक्शन 2 है एंड सबसेक्शन 3। और जो अमेंडमेंट है वो सबसेक्शन 4 में। 4 बोलता है पासिंग ऑफ एन ऑर्डर ऑफ द बोर्ड। बोर्ड जो ऑर्डर पास करता है वो क्या कर सकता है, सस्पेंड कर सकता है किसी ट्रेडिंग, कोई रिस्ट्रेंट कर सकता है। ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं, तो इसको भी हम यहाँ पे कवर नहीं करेंगे। अमेंडमेंट में बस एक नया सेक्शन इंसर्ट हुआ है, सेक्शन 4A। सेक्शन 4A, ठीक है? ये क्या बोल रहा है जरा देख लेते हैं। अगर शॉर्ट में बताओ ना, आपको ये पता है क्या बोल रहा है? बेसिकली ये बोल रहा है कि जो बोर्ड है मे बाय एन ऑर्डर फॉर ए रीजन टू बी रिकॉर्डेड इन द राइटिंग लेवी पेनल्टी अंडर सेक्शन 15A, 15B, C, D, E, E, A, E, B। ये दो नए सेक्शन है जो कि हम नीचे पढ़ेंगे अभी। 15F, 15G, 15H, 15HA एंड 15HB आफ्टर होल्डिंग एन इंक्वायरी। तो कहने का मतलब बड़ा सिंपल है कि बोर्ड एक इंक्वायरी कंडक्ट करा के पेनल्टी भी लेवी कर सकता है। जो ऑर्डर पास कर रहा है ना बोर्ड, उसमें पेनल्टी का ऑर्डर भी पास कर सकता है। और जो पेनल्टी लगेगी वो सेक्शन 15 वाले हमने जो सीरीज है वो हम यहाँ पे देखते हुए चलेंगे। अब सब सेक्शन 5 में एक छोटा सा अमेंडमेंट है। ये ऑर्डर पास करने के बाद जो भी आपके पास जो भी कलेक्शन होता है अमाउंट का, तो उसको हम कहाँ डिपॉजिट करते थे? इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड, या फिर इट शैल बी यूटिलाइज्ड बाय द बोर्ड इन अकॉर्डिंग विद द रेगुलेशन मेड अंडर दिस एक्ट। इसमें एक छोटा सा अमेंडमेंट है कि ये बोला जो अभी आपने अमाउंट है सेबी एक्ट के तहत या फिर सिकरा के तहत या फिर डिपॉजिट ट्रैक, जो भी आपको अमाउंट डिसगॉस्ड हुआ है, व्हाट एवर द अमाउंट डिसगॉस्ड, ठीक है? तो इसमें नया छोटा सा एडिशन हो गया है। या फिर कोई भी सेटलमेंट वाला पैसा है, सेटलमेंट जो भी सेटलमेंट होगी, जो भी अमाउंट आपके पास आया है, ठीक है? अंडर सेक्शन 15JA या फिर 23AG ऑफ सिकरा या फिर 19A ऑफ डिपॉजिटरी एक्ट, तो वो पैसा भी आपका कहाँ जाएगा? इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड। तो याद करने के तौर पे समझ लो कि सेटलमेंट से आया हुआ पैसा जो कि सेबी के तहत हो या फिर सिकरा के तहत हो या फिर आपका डिपॉजिटरी एक्ट के अकॉर्डिंग हो, तो वो इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड या फिर बोर्ड इन अकॉर्डिंग विद द रेगुलेशन उसको यूटिलाइज कर देगा। दैट्स इट। ये दो छोटी-छोटी अमेंडमेंट थी। सेक्शन 4 में बेसिकली ये रिपीटेशन होने वाला भी, तो बेसिकली वो क्या कर सकता है? पेनल्टी का ऑर्डर भी पास कर सकता है आफ्टर इंक्वायरी। अगर उसको आफ्टर कब करेगा? आफ्टर होल्डिंग एन इंक्वायरी इन अ प्रिस्क्राइब्ड मैनर। दैट्स इट। सेकंड जो अपनी अमेंडमेंट है वो सेक्शन 11B में, जो कि बात करता है आपका पावर टू इश्यू डायरेक्शन। और इसमें नया एडिशन हो गया एंड लेवी पेनल्टी। क्या बोला? पावर टू इश्यू डायरेक्शन एंड लेवी पेनल्टी। अब ये कहाँ पे मिला? सेक्शन 11B में मिल चुका है, ठीक है? तो 11B का सबसेक्शन 1 था जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब नया जो सबसेक्शन इंट्रोड्यूस हुआ है वो 11B सबसेक्शन 2। ये वही बात करता है कि बोर्ड में बाय एन ऑर्डर फॉर ए रीजन टू बी रिकॉर्डेड इन द राइटिंग लेवी द पेनल्टी, जो कि 15 की सीरीज है अपनी, आफ्टर होल्डिंग एन इंक्वायरी इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर। वो लेवी कर सकता है पेनल्टी। और पेनल्टी के जो भी वीडियोस है हमने अलग से बना के रखी हुई, पेनल्टी के हिसाब से सारे प्रोविजन वहां पे डिस्कस किए हुए हैं। चलो, ये था अपना एक छोटा सा अमेंडमेंट। उसके बाद अपना जो अमेंडमेंट है वो भी ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा ही है। ये आता है 15A। 15A बात करता है पेनल्टी फॉर द फेलियर टू फर्निश इन्फॉर्मेशन रिटर्न एक्सेट्रा। आपसे अभी भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि पहले तो वो पेनल्टी वाली रिवीजन वीडियो देख लो और उसके बाद यहाँ पे आओ, तो और ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। इसमें बड़ा सिंपल सा है। पहले तो अगर आप फेल टू फर्निश इन डॉक्यूमेंट या फाइल एनी रिटर्न, तो पहले तो ये था। इसमें जो एडिशन हुआ वो यहाँ से हुआ है। दैट इज, अगर आप कोई फाइल करते हो इन्फॉर्मेशन, वो फॉल्स है या इनकरेक्ट है या इनकम्प्लीट है, तब भी आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी। ठीक उसी तरह कोई रिटर्न फाइल करते हो तो उस वो रिटर्न फर्निश करते हो या फॉल्स है, ठीक है, या इनकरेक्ट है या इनकम्प्लीट है,
इन दैट केस आपके ऊपर पेनल्टी लागू लागू होगी। और पेनल्टी बड़ी सिंपल सी है अपनी, वो कॉमन सी पेनल्टी है 1 लाख व्हिच मे एक्सटेंड टू 1 लाख फॉर ईच डे सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 1 करोड़। अपना जो नेक्स्ट अमेंडमेंट है वो है बड़ा छोटा-सा है कि पेनल्टी टू फॉर द फेलियर टू रिड्रेस इन्वेस्टर ग्रीवेंसेस। अगर आप इन्वेस्टर्स की ग्रीवेंसेस सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, तब आपके ऊपर पेनल्टी लागू होती थी। डिट्टो वही है, इसमें कोई चेंज नहीं है, बस एक छोटा-सा एडिशन हुआ है। मतलब आपका मीनिंग जो है ओवरऑल वही वही रहने वाला है। तो इंक्लूडिंग बाय मीन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, तो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के थ्रू भी कोई कम्युनिकेशन हो रहा है, रिड्रेसेस के लिए कोई कंप्लेंट आ रही है या उसकी कंप्लेंट सॉल्व कर रहे हो, व्हाटएवर इट इज। तो इफ एनी लिस्टेड कंपनी or any person who registered as an intermediary after have been called upon by the board in writing including, अगर आपसे बोर्ड मांग रहा है या राइटिंग में लेटर के थ्रू दे रहा है या फिर इलेक्ट्रॉनिक मेल के थ्रू भी अगर आपसे कोई चीज मांग रहा है, ठीक है, कि भैया कितने ग्रीवेंसेस वगैरह वट एवर डिटेल, ठीक है, टू रिड्रेस बोल रहा है कि तू इसकी प्रॉब्लम रिड्रेस कर दे, और इट फेल्स टू सच गिव सच रिड्रेंसेस, तो पेनल्टी लग जाती है, ठीक है। और पेनल्टी जो है वो बड़ी कॉमन सी पेनल्टी, जो अपनी कॉमन पेनल्टी है। कॉमन पेनल्टी का मतलब ये रिपीटेशन हो रहा है हर जगह, ठीक है। अपना नेक्स्ट जो अमेंडमेंट है वो है अपना नया सेक्शन इंसर्ट हुआ है। पहला क्या था, पेनल्टी ई था, अब इसके साथ पेनल्टी ई ए और ई बी दो नए सेक्शन इंसर्ट हुए। तो ये भी फटाफट देख लेते हैं। इफ ए पर्सन फेल्स पेनल्टी फॉर द फेलियर टू ऑब्जर्व रूल्स एंड रेगुलेशन बाय एएमसीज। अब ई में क्या लिखा है, इफ पर्सन फेल्स टू कंप्लाई विद द रेगुलेशंस मेड बाय द बोर्ड, वो कौन कौन से पर्सन है, जो अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड वाले, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड वाले, या फिर रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट फंड ट्रस्ट वाले, अगर वो दे फेल टू कंप्लाई विद द डायरेक्शन इशूड बाय द बोर्ड, देन अ पेनल्टी शैल बी लेवी व्हिच शैल नॉट बी लेस देन 1 लाख रुपीस बट मे एक्सटेंड टू 1 लाख फॉर ईच डे। ये तो अपना बड़ा कॉमन सा अभी तक हम जो पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। ईच डे डूइंग सच फेलियर कंटिन्यूज सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 1 करोड़ या फिर 3 टाइम्स ऑफ द अमाउंट ऑफ द गेन। तो इसमें क्या है, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम कितना है, इसमें थोड़ा सा चेंज है, 1 करोड़ या 3 टाइम्स ऑफ द गेन आउट ऑफ द फेलियर विच एवर इज हायर। इनमें से जो हायर होगा ना वो आपका मैक्सिमम अमाउंट है। 1 करोड़ तो अभी हमने कॉमन पढ़ा था, अब हमने पढ़ यहाँ पे एक थोड़ा सा एडिशन हो गया कि सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 1 करोड़ और 3 टाइम्स ऑफ द गेन विच एवर इज हायर, ठीक है। सेकंड जो पेनल्टी वो देख लो किसके ऊपर है, बेसिकली एक इन्वेस्टर एडवाइजर या एक रिसर्च एनालिस्ट के ऊपर। अगर दे फेल टू कंप्लाई विद द रेगुलेशन, इन दैट केस इनके ऊपर पेनल्टी लगेगी। मिनिमम कितना है, 1 लाख which may extend to 1 lakh for each day during which such failure continues subject to maximum of 1 करोड़ रुपीज। तो ये कॉमन पेनल्टी है। तो यहाँ पे दो प्रोविजन इंसर्ट होते हैं, एक तो अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड वालों के लिए, एक इंफ्रास्ट्रक्चर फंड वालों के लिए, और दूसरा रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट फंड। इनको अगर कोई इन्होंने कोई रेगुलेशन अगर नहीं माना या नहीं फॉलो किया, तो इन दैट केस 1 लाख मिनिमम एंड सब्जेक्ट टू 1 लाख फॉर ईच डे ड्यूरिंग विच सच फेलियर कंटिन्यूज, और मैक्सिमम अमाउंट कितना रहेगा, 1 करोड़ या फिर 3 टाइम्स ऑफ द अमाउंट ऑफ द गेन आउट ऑफ सच फेलियर विच एवर इज हायर, ठीक है। बड़ा सिंपल है। अब एक छोटा सा अमेंडमेंट है, अगर कोई ब्रोकर है, कोई स्टॉक ब्रोकर है, फेल टू इश्यू द कॉन्ट्रैक्ट नोट। तो हमने पहले पढ़ा था कि मिनिमम 1 लाख और मैक्सिमम कितना था, अमाउंट ऑफ द जो कॉन्ट्रैक्ट नोट है। यहाँ पे अभी बता दिया इन्होंने कि मिनिमम 1 लाख है बट विच मे एक्सटेंड टू 1 करोड़ फॉर विच कॉन्ट्रैक्ट नोट वाज रिक्वायर्ड टू बी इशूड। तो मैक्सिमम कितना, मिनिमम 1 और मैक्सिमम 1 करोड़। ये अभी एक छोटा सा अमेंडमेंट यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद एक फेल टू डिलीवर सिक्योरिटी में कुछ डिलीशन हुए, और डिलीशन करके जो अपना लाइन बनता है वो ये बन रहा है। मैंने इसको इनकॉर्पोरेट कर दी अपनी सारी अमेंडमेंट इसी बुक के अंदर, और इसका बुक का लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा। ही शैल बी लायबल टू अ पेनल्टी व्हिच ऑफ मोर देन 1 लाख, सॉरी, लायबल टू अ पेनल्टी of more than 1 lakh but may extend to 1 lakh for each day during which such failure continues। तो बड़ी कॉमन वाली पेनल्टी है। तो इसमें क्या वाला, ड्यूरिंग each day during which such failure continues subject to maximum of 1 करोड़ रुपीज। तो ये जो सब्जेक्ट, ये डिलीशन हो गया, यहाँ पे जो भी पहले था वो डिलीट कर चुके हैं, उसको छोड़ो, अभी एकदम ताजा पढ़ो। वो है कि ड्यूरिंग विच सच फेलियर कंटिन्यूज, तो इसको थोड़ा सा खचड़ा था उसको साफ कर दिया बेसिकली। नेक्स्ट अपना जो अमेंडमेंट है, यहाँ पे एक नया सेक्शन इंट्रोड्यूस होता है 15HAA। ये बात करता है पेनल्टी फॉर द ऑल्टरेशन डिस्ट्रक्शन ऑफ रिकॉर्ड इन द फेलियर टू प्रोटेक्ट द इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस ऑफ बोर्ड। जो बोर्ड के पास जो डेटाबेस इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, अगर आपने उसमें कोई छेड़खानी करी है, कुछ भी करा, डेटा डिलीट किया, वायरस इंसर्ट किया, हैक किया या कुछ भी करा,
तो हम देख लेते हैं, और अगर तो आपके ऊपर पेनल्टी लगने वाली है। थोड़ा बहुत इसको देख लेते हैं क्या है इसमें, बस जो मैंने बताया वही है, ठीक है? या कोई भी अल्टर करता है, डिस्ट्रॉय करता है, म्यूटिलेट करता है, कंसील करता है, फॉल्सिफाइड करता है और मेक्स अ फॉल्स एंट्री इन एनी इन्फॉर्मेशन सिस्टम, मतलब डमी एंट्री, फॉल्स एंट्री पुट अप कर दिया, ठीक है? तब भी इन्फॉर्मेशन या कोई भी रिकॉर्ड या कोई भी डॉक्यूमेंट इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, ठीक है? तो वगैरह-वगैरह जिस पे इन्वेस्टिगेशन चल रही है या फिर उससे आपकी जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है उसमें उसका इफ़ेक्ट हो रहा है, वो एंट्री करने के बाद, ठीक है? या वो डिलीट करने के बाद। और सेकंड बोल रहा है कि डीम्ड टू हैव बीन अल्टर, मान लिया जाएगा कि वो अल्टर किया गया है या कंसील्ड किया गया, डिस्ट्रॉयड किया गया। इन्फॉर्मेशन इन केस ही नोइंगली फेल्स टू इमीडिएटली रिपोर्ट, वो क्या कर रहा है, इमीडिएटली रिपोर्ट नहीं कर रहा है, ठीक है? द मैटर टू द बोर्ड और द फेल टू प्रिजर्व द सेम टिल द इन्फॉर्मेशन कंटिन्यूज टू बी रेलिवेंट फॉर एनी इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, ऑडिट, इंस्पेक्शन व्हिच मे बी इन व्हिच मे बी इनिशिएटेड बाय द बोर्ड और द कंक्लूजन देयरऑफ। देखो कहने का मतलब है, आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन थी, इमीडिएटली थी और आपने रिपोर्ट नहीं किया। आपको पता है कि इन्वेस्टिगेशन चल रही है और उस इन्वेस्टिगेशन के रिगार्डिंग ये इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट हो सकती है और आपने उससे पहले जानबूझ के डिलीट कर दिया। तो आपको मान लिया जाएगा कि भाई आपने आपने डिलीट किया है, ठीक है? आपने डिस्ट्रॉय किया है। विदाउट नेक्स्ट पॉइंट आता है विदाउट बीइंग ऑथराइज्ड। आप ऑथराइज्ड नहीं हो एंड यू एक्सेस कर लेते हो या फिर यू ट्राइज टू एक्सेस पर आप सक्सीड नहीं करते हो, या फिर यू आर और डिनाइज कर देते हो किसी की एक्सेस को, या फिर मॉडिफाई कर देते हो कोई एक्सेस पैरामीटर को, तब भी आप इस पेनल्टी के ऊपर आपकी बैंड बजाई जाएगी, ठीक है? विदाउट बीइंग ऑथराइज्ड टू डू सो, डाउनलोड, एक्सट्रैक्ट कॉपीज या रिप्रोड्यूस इन एनी फॉर्म, या फिर नोइंगली इंट्रोड्यूस एनी कंप्यूटर वायरस और अदर कंप्यूटर कंटेनमेंट, तो भी आपके ऊपर, या फिर एंड ब्रिंगिंग द ट्रेडिंग हॉल्ट, जो ट्रेडिंग चलती रहती है, बाय सेल जो चल रहा है, उसमें भी आपने कोई रोक लगा दी, कोई वायरस इंट्रोड्यूस करके कुछ भी किया, तब भी आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी। विदाउट ऑथराइज्ड डिस्टर्ब द फॉलोइंग फंक्शन सॉरी डिस्टर्ब द फंक्शनिंग ऑफ सिस्टम डेटाबेस, जो सेबी का डेटाबेस है उसमें आपने कोई छेड़छाड़ कर दी, या knowingly destroy, damage, deletes, altered, diminishes in value or utility or effect by means of regulatory data। तो रेगुलेटरी का जो डेटा है वो उसको आपने छेड़छाड़ किया, कुछ भी किया, कहने का मतलब यार समझ लो ना। अगर आपने कोई भी डेटा का, सेबी का डेटा या कोई भी ट्रेडिंग का डेटा है, किसी के शेयर से इन्वेस्टर्स की इन्फॉर्मेशन है, उसको छेड़छाड़ किया, हैकिंग किया, उसमें कोई एडिशन किया, कोई डिलीशन किया, एक्सेस को मॉडिफाई किया या फिर डिनाइज किया किसी के एक्सेस को, एक्सेस का पैरामीटर चेंज किया, तो आप पेनल्टी के लागे, और पेनल्टी पेनल्टी लगेगी, वो बड़ा सिंपल सा है। 1 लाख मिनिमम, मैक्सिमम कितनी रहेगी, हायर ऑफ 10 करोड़ और 3 टाइम्स ऑफ द गेन। ये थोड़ा सा याद करने के लिए याद रखना कि अगर आईटी से रिलेटेड जो पेनल्टी यहाँ पे लगनी है, मतलब आईटी से रिलेटेड कोई छेड़छाड़ की, डेटाबेस में कोई छेड़छाड़ की, तो आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी 1 लाख, एंड मैक्सिमम कितनी है, 10 करोड़ और 3 टाइम्स ऑफ द गेन विच एवर इज हायर, ठीक है? और जो भी कंप्यूटर कंटेनमेंट, कंप्यूटर वायरस की जो डेफिनेशन है वो आईटी एक्ट, जो कि आप इसका में पढ़ते हो, तो वहाँ से आपको मिल जाएगी, ठीक है? इसको हम यहाँ पे कवर नहीं। और सेकंड जो अमेंडमेंट है 15 आई में बोलता है पावर टू एडजुडिकेट, इसमें दो नए सेक्शन जो थे उसको यहाँ पे ऐड कर दिया है, ठीक है? बस इतने से अमेंडमेंट है। और नेक्स्ट जो था सेक्शन 15 जे में एक छोटा सा वर्ड ऐड हुआ है और इसमें आपका मीनिंग बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा, ठीक है? फैक्टर दैट टू बी टेकन इनटू अकाउंट विद व्हाइल एडजस्टिंग द क्वांटम ऑफ पेनल्टी। तो ये फैक्टर क्या-क्या चेंज आपको देखना है। तो एक छोटा-सा वर्डिंग का चेंज हुआ है और कुछ चेंज नहीं है इसमें। और साथ में यहाँ पे इट हैज़ बीन क्लैरिफाइड दैट द पावर ऑफ एन एडजुडिकेटिंग ऑफिसर, ये वर्ड यहाँ पे अब कट हो चुका, ओमिट हो चुका है। इट इज क्लैरिफाइड दैट द पावर टू एडजस्ट द क्वांटम पेनल्टी अंडर दिस सेक्शन एंड शैल ऑलवेज बी डीम्ड टू हैव बीन एक्सरसाइज्ड अंडर द प्रोविजन दिस एक्ट। ठीक है? तो कहने का मतलब है, ये रिपीट करा देता हूँ कि अगर किसी को पेनल्टी चार्ज करनी है, सो उसके क्या मतलब क्या पैरामीटर देखते हैं भैया, उसको देखें कितना उसने कमाया है, उसकी वजह से कितना नुकसान हुआ है लोगों को, और कितनी बार ये इसका नेचर ऑफ फॉल्ट जो है, रिपीटेटिव नेचर ऑफ फॉल्ट है, या फिर पहली बार है या 10वीं बार कर रहा है, तो पेनल्टी ज़्यादा लगा होगा, 10 टाइम या सेकंड टाइम या फोर्थ टाइम है। फर्स्ट टाइम है तो शायद एक वार्निंग देके छोटी सी पेनल्टी लगा के माफ़ कर दो, ठीक है? तो वो चीज़ देखी जाती है। सेकंड एक सेटलमेंट जो था उसमें भी छोटा सा अमेंडमेंट है। तो इसमें क्या बोल रहा है, एक नया सब सेक्शन ऐड हुआ है, ऑल द अमाउंट्स एक्सक्लूडिंग द डिस्गॉर्जमेंट, जो कि हम ऊपर ऐड कर चुके हैं, एंड द लीगल कॉस्ट, जो भी रियलाइज होता है ना उसके बाद जो अमाउंट बचता है सेटलमेंट वाला, तो उसको हम कहाँ क्रेडिट कर देंगे, कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया में, ठीक है? तो ये बात यहाँ पे खत्म। इसके बाद अपनी इक्का दुक्का छोटी मोटी अमेंडमेंट्स इनको देख लेते हैं, बस खत्म होने वाला है।
सोच रहा था कि 10 मिनट में खत्म कर देंगे, बट हाँ नहीं, थोड़ा टाइम लगता है यार। ये भी अमेंडमेंट नहीं है। हाँ, एक छोटा सा अमेंडमेंट है सेक्शन 27 में। यहाँ पे पहले वर्ड यूज किया था ऑफेंस बाय कंपनी। तो कहने का मतलब है ऑफेंस का जो वर्ड है ना, उसको सब्स्टिट्यूट कर दो कॉन्ट्रावेंशन से बस, और कुछ अमेंडमेंट नहीं है। तो यहाँ पे जो ऑफेंस अंडर दिस एक्ट है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? कॉन्ट्रावेंशन। ये जो वर्ड है ऑफेंस अंडर दिस एक्ट शैल बी सब्स्टिट्यूटेड विद अ कॉन्ट्रावेंशन ऑफ एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट और रेगुलेशन रूल्स डायरेक्शन ऑर्डर मेड देयर अंडर। तो कहने का मतलब ऑफेंस को आप सब्स्टिट्यूट कर दो कॉन्ट्रावेंशन से, ठीक है? तो ये ऑफेंस वर्ड है, यहाँ की जगह कॉन्ट्रावेंशन आ जाएगा, ठीक है? बस यही अमेंडमेंट है। उसके बाद एक छोटा सा अमेंडमेंट है रिकवरी वाले पार्ट में। इसमें भी एक वर्ड का डिलीशन हुआ, उसमें मॉडिफिकेशन हुआ, सब्स्टिट्यूट हुआ है। If person fail to pay any penalty imposed under this act और fails to comply, थोड़ा सा पहले जो वर्ड था वो क्लियर नहीं था, थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। अब इसमें बेसिकली वो डिलीट करके आप इस वर्ड को यहाँ पे देख लीजिए, अंडर दिस एक्ट यहाँ पे सब्स्टिट्यूट हो जाएगा वर्ड। तो आपका मीनिंग इतना कुछ चेंज नहीं कर रहा है। ये हम लोग कहाँ थे? रिकवरी में, ठीक है? रिकवरी में एक नया सेक्शन भी इंसर्ट हुआ है 28B, ठीक है? तो अगर मैं 28B का शॉर्ट में अगर आपको समरी दूं, तो ये बोलना चाहता है कि अगर कोई पर्सन मर जाता है तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव के ऊपर वो प्रोसीडिंग चालू रहेगी, ठीक है? और जहाँ से वो, ये कहने का मतलब यहाँ पे ये था, ठीक है? और उसके ऊपर जो पेनल्टी लेवियल होगी ना, मतलब उसके मरने से पहले-पहले जो भी उसने गलत काम करे, उसके अकॉर्डिंग जो-जो पेनल्टी उसके ऊपर लेवी होनी है, वो सारी की सारी पेनल्टी लेवी हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे फॉर द पर्पस सबसेक्शन 2(1) के हिसाब से क्या बोल रहा है? कोई भी प्रोसीडिंग वगैरह है जो चल रही है, जहाँ से वो रुकी थी ना, वहीं से वो कंटिन्यू हो जाएगी, ठीक है? लीगल, ऐसा नहीं कि फिर से स्टार्ट करेंगे, नहीं। अगर वो सर्वाइव करता, मरता नहीं, तो वहीं से वो प्रोसीडिंग स्टार्ट होनी थी, तो वहीं से वो प्रोसीडिंग लीगल रिप्रेजेंटेटिव के साथ स्टार्ट हो जाएगी। दैट्स इट। नाउ लीगल रिप्रेजेंटेटिव लायबल होगा ओनली, पढ़ देता हूँ। लायबिलिटी ऑफ ए सम पेएबल बाय हिम, जो कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव बात कर रहे हैं, एज ए लीगल रिप्रेजेंटेटिव इफ while his liability for such sum remain undischarged या he creates a charge or disposes the part with any of the assets। तो कहने का मतलब है, जो पर्सन मरा है, उसके मरने के बाद आपको कुछ लीगल रिप्रेजेंटेटिव कुछ एसेट्स मिले हैं, ठीक है? या फिर उसको कोई एसेट्स मिलने वाले हैं आने वाले दिनों में, तो वो उसी एसेट से उस पेनल्टी को पे करेगा, अपने पॉकेट से पे नहीं करेगा। जो डिसीज के मरने के बाद जो पैसा उसको मिला, जो उसकी प्रॉपर्टी, फॉर एग्जांपल उसकी ये गाड़ी थी, 10 करोड़ की गाड़ी थी ये, ठीक है? तो ये 10 करोड़ की गाड़ी मुझे मिल गई, मैं उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव हूँ, और उसकी पेनल्टी थी 1 करोड़ रुपए की। तो मैं इस 10 करोड़ की गाड़ी जब मेरे पास है, तो आई एम लायबल टू पे 1 करोड़ पेनल्टी, बस इतनी सी बात है। अगर ये 10 लाख की गाड़ी है और मेरे को पेनल्टी देनी 1 करोड़ रुपया, तो मैं बोलूँगा भैया ये गाड़ी ले जाओ, मुझे नहीं चाहिए गाड़ी, तुम बेच दो, या फिर मैं बेच के 10 लाख रुपए आपके जमा करा देता हूँ, ठीक है? तो कहने का मतलब इतना सही है। और वही लिमिटेड टू द एक्सटेंट टू व्हिच द एस्टेट ऑफ द डिसीज्ड इज कैपेबल ऑफ मीटिंग द लायबिलिटी, ठीक है? बस इतना सा अमेंडमेंट है, और कुछ अपना मेजर अमेंडमेंट नहीं है। और ये कोई डिलीशन बोल के नहीं है, ये एक्जेक्टली क्या हुआ कि इस चीज़ को मैंने ऊपर इनकॉर्पोरेट कर दिया है, एक नया पेज इंसर्ट करके, और ये फाइल आपको मिल जाएगी नीचे, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में। तो बस इस चीज़ को मैंने उठा के ऊपर रख दिया, तो एडिशन, कोई डिलीशन कुछ नहीं है, ये वाला एज इट इज सेम है। तो मैंने जस्ट सेफ साइड के लिए काट दिया ताकि उसको डबल ना पड़े। और अपना एज सच कोई अमेंडमेंट नहीं है, ठीक है? देख लेता हूँ अगर कोई अमेंडमेंट है या नहीं है, क्योंकि मैंने सारी अमेंडमेंट इसी में इनकॉर्पोरेट कर दी है। यस, हमारे पास और कोई अमेंडमेंट नहीं है। सो अपने का यहीं पे सेशन क्लोज करते हैं। और आई होप आपने ये अमेंडमेंट की वीडियो विद रिवीजन की वीडियो के साथ देखी हो, तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी और समझ में आएगी। एंड थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। और ये जो नए सेक्शन इंसर्ट हुआ है पेनल्टी में, इसको ज़रूर अच्छे से देख लेना। एक तो वो 10 लाख 10 करोड़ और 3 टाइम्स वाला, ठीक है? एंड थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। टाटा बाय बाय।